हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकर्षित। आई होप एवरीबडी इज़ इन गुड हेल्थ और आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मिशन लाइफ। लाइफ स्टैंड्स फॉर लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। मिशन लाइफ वॉज पीएम मोदी सजेशन एट ग्लासगो COP26। इसका एम है टू मोबिलाइज अराउंड 1 बिलियन इंडिविजुअल्स, बोथ इंडियंस एज वेल एज ग्लोबल सिटीजन्स, टू टेक इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन टू प्रिजर्व इन्वायरमेंट। और इसका टाइम पीरियड है 2022 to 2027. So it aims to change lifestyle of individual as well as groups as per the environment needs. The mission has 3 phases. It aims to change in demand, then change in supply, then change in policy. The first phase focuses on changing in demand. Changing in demand aims at practicing simple and effective environment friendly actions in our daily lives. Then changing in supply. Change in supply focuses on कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी प्रोडक्शन को भी डिमांड के हिसाब से टेलर करें। और फाइनली चेंज इन पॉलिसी। चेंज इन पॉलिसी मीन्स कि गवर्नमेंट और बाकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल बॉडीज़ जो हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को शिफ्ट करें टू सपोर्ट सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। और अब ऐसा नहीं है कि एक फेज़ कंप्लीट होगा तभी दूसरा फेज़ स्टार्ट किया जाएगा। तीनों फेजेस साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे एंड ईच फेज विल फीड इनटू द नेक्स्ट फेज। So next topic is कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को COP27 में यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया था। COP27 शर्म शेख इजिप्ट में हुआ था। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन टैक्स और इसे लाया गया था कार्बन लीकेजेस प्रिवेंट करने के लिए। सो लेट्स सी इसे क्यों लाया गया था। अपने क्लाइमेट टारगेट मैकेनिज्म में यूरोपियन यूनियन ने फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज इंट्रोड्यूस किया एंड दिस पैकेज एम्ड एट कटिंग 55% एमिशंस बाय 2030 बेस्ड ऑन 1990 लेवल्स। सो एज ए रिजल्ट बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो लेस डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में शिफ्ट होगी जहाँ पर इन्वायरमेंट रेगुलेशंस इतनी रिजिड नहीं थी। दिस कंपनीज वर लाइक स्टील प्रोडक्शन, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एटसेट्रा। सो ये सारी इंडस्ट्रीज शिफ्टेड फ्रॉम यूरोप टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो यूरोपियन यूनियन ब्रॉट इन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सो दैट एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाए उन इंडस्ट्रीज को जो यूरोप में काम कर रही हैं विज़ावी उन कंपनीज़ के जो यूरोप से मूव की हैं या उन लोकेशंस पे हैं, उन कंट्रीज़ में हैं, उन रीजन्स में हैं जहाँ इन्वायरमेंट रेगुलेशंस इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती हैं। सो हमें ये याद रखना है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक कार्बन टैक्स है जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे लगेगा जो यूरोपियन यूनियन में आएंगी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट वुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन ट्रेड ऑफ गुड्स विद इन यूरोपियन यूनियन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। The idea of International Solar Alliance was proposed by India and France in 2015 Paris Conference. ISA एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एम है टू प्रमोट सोलर एनर्जी अमंग द मेंबर कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। अ फ्यू मोर थिंग्स अबाउट ISA के मेंबर्स सिर्फ यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स बन सकते हैं। It has been granted observer status in United Nations, so it can take part in discussions in United Nations, but it cannot vote. As of Feb 2023, 114 countries have joined ISA। आप यहाँ अपडेट कर दीजिए इसे। वैसे तो कोई आपसे ये पूछेगा नहीं कि कितनी कंट्रीज ISA के मेंबर्स हैं, बट स्टिल यू कैन अपडेट। ISA हैज़ रिलीज्ड टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी। एम ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज टू मोबिलाइज $1000 billion of investments in solar energy, providing energy access to 1000 million people and installation of 1000 gigawatt of solar energy capacity. Now this is all the basic about ISA. Now moving towards the initiatives of ISA. First one is one sun, one world, one grid. तो आपको ये याद रखना है कि इसका एम है to create a transnational grid that will be laid all over the globe और फिर जनरेटेड सोलर पावर को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वेरियस लोड सेंटर्स पे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका है कि द सन नेवर सेट्स। एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न आपको इतना ही याद रखना है। एक और इनिशिएटिव जो इस साल इंट्रोड्यूस किया गया वो है सोलर फैसिलिटी। सोलर फैसिलिटी एक तरह का पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म है जिसका एम है सोलर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स को पुश करना उन रीजन्स में जहां सोलर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही हैं, जैसे कि अफ्रीका। इट इज़ लाइक वायबिलिटी गैप फंडिंग सिंस द इन्वेस्टमेंट्स इनटू दीज प्रोजेक्ट्स कैन बी रिस्की। सो एक तरह का पार्शियल गारंटी प्रोवाइड करेगा ISA। इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स, सोलर पेमेंट गारंटी फंड, सोलर इंश्योरेंस फंड। फॉर एग्जाम आई डोंट थिंक JKPSC इतने डेप्थ में जाएगा, फिर भी आप एक बार ये रीड कर लीजिए। नाउ देयर आर 2 फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए
कि इंडिया एंड फ्रांस आर री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी. ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी इज एन आउटकम ऑफ अर्थ समिट रियो डिक्लेरेशन. इसका ऑब्जेक्टिव है टू एड्रेस एनवायरमेंटल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू 5 फोकल एरियाज. These 5 focal areas are biodiversity loss, chemicals and waste, climate change, international waters and land degradation. और ये 5 फोकल एरियाज जो हैं इन्हीं के करस्पॉन्डिंग 5 मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस भी हैं, जिन कन्वेंशंस का फाइनेंशियल मैकेनिज्म भी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. और ये 5 मेजर इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस जिनके लिए ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंडिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है वो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जिसको हम UNFCCC भी कहते हैं, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स एंड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन. ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी आल्सो सपोर्ट्स मेजर ट्रीटीज लाइक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, UN लॉ ऑफ द सी ट्रीटी एंड मार्पोल ट्रीटी फॉर शिपिंग. इसके अलावा GEF आल्सो मैनेजेस फंड्स लाइक स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड and Least Development Countries Fund. Initially, Global Environment Facility was under World Bank, but now it's an independent organization. 1994 में ये World Bank से अलग होकर एक independent organization बन गया था. However, World Bank acts as its trustee. Now, Global Environment Facility की एक council रहती है जो इसकी governing body भी होती है. It has 32 members and these members are representatives of developed countries, developing countries as well as economies in transition. Economies in transition are former Soviet Union states in Central and Eastern Europe. GEF Council takes its decision based on consensus. It meets twice a year. Now the function of GEF Council is to raise funding for 5 major conventions which were mentioned above. And the funding is done in a 4-year cycle. Now there is another fund which is called Green Climate Fund. It was set up in COP16 Cancun in 2010. The aim was that developed nations need to mobilize $100 billion every year till 2020 for the developing countries as well as least developed countries. The genesis of Green Climate Fund lay in the concept of common but differentiated responsibilities. Common but differentiated responsibilities is an expression of general principles of equity. It believes since the developed nations have benefited most from the degradation of environment, so as such, they need to take the greater share of responsibility. So, the developed nations had to mobilize $100 billion every year for both mitigation as well as adaptation in developing and least developed countries. The financial mechanism and funds under UNFCCC, they can be summed up through this diagram. COP, which is the apex decision-making body, it is composed of representatives of member states of the convention. Under COP, there is Standing Committee on Finance. This Standing Committee on Finance overlooks the financial mechanism in UNFCCC. However, the Global Environment Facility is an independent institute. Standing Committee on Finance does not have an oversight over every funding mechanism of Global Environment Facility. It just manages Special Climate Change Fund and Least Developed Countries Fund. This means Standing Committee on Finance सिर्फ Green Climate Fund, Adaptation Fund और Global Environment Facility में स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड को मैनेज करता है. याद रखिए, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ बहुत सारे फंड्स और भी मैनेज करता है. हमने अभी देखा था ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी 5 मेजर इन्वायरमेंट कन्वेंशंस को फंडिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है. तो बाकी के फंड्स जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अंडर आते हैं उनमें स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का कोई रोल नहीं है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एडाप्टेशन एंड एमिशन गैप रिपोर्ट. एडाप्टेशन और एमिशन गैप रिपोर्ट दोनों ही रिपोर्ट्स UNEP रिलीज करता है. एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 की मेजर फाइंडिंग्स हैं. फर्स्ट फाइंडिंग है 84% ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ UNFCCC they are taking at least one of the initiative towards adaptation. Now, what is the difference between adaptation and mitigation? Adaptation is like developing some capacity to get used to climate change. हमें पता है climate change हो रहा है and no matter हम कितनी भी कोशिश करें it is not completely reversible. तो कुछ change तो रहेगा. So adaptation is developing some capabilities to get used to that change. And mitigation is taking some action to reduce the severity and seriousness of climate change. The report says there is less attention towards adaptation than mitigation. इसका सीधा रीज़न है कि डेवलप्ड नेशंस में अभी क्लाइमेट चेंज के इमीडिएट इम्पैक्ट्स नज़र नहीं आए हैं.
and these nations may benefit a little because of climate change. So उनके लिए mitigation is a better option rather than adaptation. Another finding of the report is कि जितना भी फाइनेंस फ्लो हुआ है अडॉप्टेशन और मिटिगेशन के लिए दैट वाज नॉट इनफ. इट फेल शॉर्ट बाय $17 बिलियन. इट ऑल्सो शोज कि जितना फाइनेंस फ्लो हो रहा है उसमें से पर्टिकुलरली अडॉप्टेशन के लिए जो फ्लो हो रहा है वो 5 to 10 टाइम्स लेस है जितना इस समय डेवलपिंग कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है. नाउ द नेक्स्ट रिपोर्ट इज एमिशन गैप रिपोर्ट. अगेन एज आई टोल्ड, इसको भी UNEP रिलीज़ करता है. एमिशन गैप इज़ जितनी भी पेरिस कॉन्फ्रेंस की मेंबर नेशंस अपने प्लेज किए हैं रिडक्शन टारगेट्स, उन सब का टोटल वर्सेस पेरिस कॉन्फ्रेंस के गोल को अचीव करने के लिए कितनी रिडक्शन चाहिए थी, उन दोनों का डिफरेंस. मीनिंग अगर पेरिस कॉन्फ्रेंस के टारगेट्स को अचीव करने के लिए एक्स क्वांटिटी ऑफ एमिशंस हमें रिड्यूस करने थे एंड जितना एमिशंस मेंबर कंट्रीज़ ने रिड्यूस करने के लिए प्लेज किया है, अगर हम वाई से डिनोट करें तो x माइनस वाई जो होगा वो एमिशन गैप होगा और यहाँ x y से बड़ा है. सो रिपोर्ट से अगर हमें ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस पर लिमिट करना है तो हमें एमिशंस को 30% और रिड्यूस करना है हमारे करंट प्रोजेक्शन से. मीनिंग अगर हम y को 30% टाइम्स और इंक्रीज करेंगे तभी x माइनस वाई जाके 0 होगा. और अगर हमें ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस पे लिमिट करना है तो हमें अपने एमिशंस को 45% से और रिड्यूस करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द करंट प्रोजेक्शंस. So here y has to be increased by 45% so that x minus y equals to 0. The report also says that bottom 50% of households, they contribute around 12% of global greenhouse gas emissions, whereas top 1% of households, they contribute around 17% of total emissions. Now the next is UNEP. UNEP के बारे में हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, बट नाउ थोड़ा डिटेल में जाते हैं. We studied UNEP was formed in 1972. It was a byproduct of Stockholm Conference. Again, it sets the global environment agenda. Again, a fact for you that it works under the umbrella of United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. The major reports which are released by UNEP, they are Global Environment Outlook Report, Adaptation Gap Report, Triple Emergency Report, Cooling Emissions and Policy Synthesis Report. Here is a list of agreements which are administered by UNEP. These are CITES 1973, Bonn Convention 1979, Vienna Convention for Protection of Ozone Layer 1985, Basel Convention 1989, Convention on Biological Diversity 1992, Rotterdam Convention 1998, Stockholm Convention of Persistent Organic Pollutants 2001 and Minamata Convention on Mercury 2013. अब ये सब याद करने के बजाय आप ये याद रखिए कि it provides secretariat to all the major conventions except UNFCCC and Ramsar Convention. The next topic is carbon capture, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज. हम सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस को कम्प्लीटली हम रिमूव नहीं कर सकते, सो इट्स बेटर वी गो फॉर इट्स कैप्चर. एज अ रिजल्ट हम कार्बन कैप्चर से ग्रीन हाउस गैसेज के इफेक्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं और वी कैन ऑल्सो फाइट ग्लोबल वार्मिंग एंड अचीव नेट जीरो. तो कार्बन कैप्चर को हम इस इमेज से समझते हैं. वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ मेनी बायोमास फ्यूल पावर स्टेशंस, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, and carbon dioxide is present in air as well. So what we do is हम कार्बन डाइऑक्साइड को इन इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ या पावर प्लांट से कैप्चर करेंगे. देन इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कंप्रेस करेंगे. कंप्रेस करने के बाद वी कैन डू 2 थिंग्स विद इट. ईदर वी कैन क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड और वी कैन स्टोर दिस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस और ओशंस. नाउ कार्बन कैप्चर कैन अकर बोथ नेचुरली एज वेल एज आर्टिफिशियली. Naturally, carbon capture can occur through phytoplanktons. Carbon dioxide gets deposited in ocean water. Even mangroves, they capture carbon. Then wetlands and forest, they do capture carbon. However, in the natural processes, it takes time. इन्हें समय लगता है और जिस पेस से हमें एमिशंस को रिड्यूस करना है तो नेचुरली तो हमारा काम नहीं बनने वाला. मोरओवर, ये जितने भी नेचुरल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कार्बन कैप्चर हैं ये सब भी क्लाइमेट चेंज की वजह से degrade हुए हैं. So as a result, we have to look for artificial ways of carbon capture. Artificially, there are 2 ways. First is pre-combustion and the second is post-combustion. In pre-combustion, हम पहले से ही कार्बन को निकाल लेते हैं फ्यूल से. However, this process is not used because this is very costly. So we generally go for post-combustion capture. In post-combustion, the gases which are released from these plants, they are captured, and from this mixture of gases, we take out carbon dioxide
and we capture that carbon dioxide. So after that, we can either store that carbon dioxide or we can use that carbon dioxide. One of the types of post combustion capture is oxy-fuel combustion. ऑक्सीफ्यूल कम्बशन में हम प्योर ऑक्सीजन यूज़ करते हैं. एज सच एयर में जो बाकी गैसेस होती हैं वो फ्यूल से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इससे फ्यूल की एफिशिएंसी भी इंक्रीज करती है. नो एज अ टोल्ड, कैप्चर्ड कार्बन कैन बी स्टोर्ड और इट कैन बी यूटिलाइज्ड. स्टोरिंग it generally is done in geological formations, or captured carbon can also be utilized. It can be utilized in fire extinguishers, food, beverages and food processing industry, building materials. It can be utilized as a fuel, and also it can be utilized in agriculture sector. Now there is this term called greenwashing. The term was coined by J. Westerveld. Greenwashing को हम एक example से समझते हैं. There was this Volkswagen scandal. Volkswagen claimed that they have produced a green diesel vehicle जिसकी emissions बहुत कम होंगी. As such, the value of the product was high, but later in the emissions testing phase, it was realized that it did not lead to any reduced emissions. So as such, this was a case of greenwashing. So it is a practice of misleading general public by companies or sovereign governments when they say they are doing more for the environment, but actually they are not. Now finally coming to the last topic, it's killing curve. Just one line में आप ये याद रखिए, एग्जाम में अगर ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज किलिंग कर्व रिलेटेड टू, तो आपको बस एक लाइन में ये याद रखना है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, और फिर भी अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं. इसके नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा. सो फाइनली, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.